हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर में पढ़ने वाले हैं हम लोग वॉइस को। ओवरऑल हम लोग वॉइस को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिएगा क्लास के एंड तक, तब आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वॉइस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा इस बात को, ठीक है, कि वॉइस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, वॉइस जो होता है एक टेंस ही होता है, क्योंकि जो टेंस होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। तो वॉइस में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्ब के फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि वॉइस भी एक प्रकार का वर्ब का फॉर्म होता है। क्या होता है जी? तो वर्ब का फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करने पे आ जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वॉइस is a form of the verb which shows whether subject does something or something happens upon it। देखिए, आराम से समझेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा हम लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि वॉइस जो होता है एक वर्ब का फॉर्म होता है, जो बताता है, जो दिखाता है कि या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पे ही कुछ होता है या फिर घटित होता है। आप समझ रहे हो मेरे बात को? आप कहेंगे कि हमें थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा और क्लियर करके बताओ। तो देखो, हम आप लोग को क्लियर करके बताते हैं। देखिए, कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली? ये कहना चाह रहा है कि वॉइस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? वॉइस में हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि या तो जैसे आप ऐसे समझो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ काम आपको करते हुए दिखेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा ना वो आपको काम करते हुए नहीं दिखेगा, उस पे काम होते हुए आपको नजर आएगा या फिर दिखेगा। बात आ रही समझ में ना? फिर से समझो। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो काम करता है, डूअर होता है, वो काम को करते हुए आपको दिखेगा। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे होते हैं तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वर्ब की, वो काम नहीं करता है, उस पे काम होता है, ठीक है, उसी पे काम किया जाता है। आप कहोगे कि इस बात को आप थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे, इलेबोरेट कर देंगे तो हम समझ जाएंगे। तो देखिए, हम आप लोग को समझाते हैं, ठीक है जी। देखिए, जैसे अगर हम एक कॉमन सी उदाहरण लेते हैं। राम स्पीक्स इंग्लिश। ओके जी। देखो, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। तो कौन सी वॉइस हो गई? ये आपको एक्टिव वॉइस है, ठीक है। आगे चल के मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। आपको अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है जी। फिलहाल हम लोग डिफिनेशन को थोड़ा सा प्रूफ पे उतार रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ये जो डिफिनेशन कह रहा है ना, इसको उदाहरण के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है कि राम स्पीक्स इंग्लिश, राम क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। तो देखो कि राम क्या हुआ, तो राम इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया। कौन सी वर्ब हो गया? ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखो, राम स्पीक्स करता है, बोलो राम स्पीक्स करता है। व्हाट? क्या स्पीक करता है? तो आप बोलो कि इंग्लिश स्पीक करता है। तो इंग्लिश क्या हुआ जी? ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, इंग्लिश किसका ऑब्जेक्ट हुआ? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप लोग को इतना तो कॉमन सी जानकारी होंगी आप लोगों के पास कि ऑब्जेक्ट किसका होता है। पूरी अंग्रेजी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का, अब एक होता है आपका प्रीपोजिशन का, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे तो कोई प्रीपोजिशन है नहीं ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट मिल जाता है वो वर्ब क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वैसा वर्ब जो अपना एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है, ऑब्जेक्ट लेता है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। चलो, तो ये आपका कौन सा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस। देखो ये भी जो लिखा हुआ ना, एक्टिव वॉइस है। अब देखो इसी सेंटेंस को यदि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना पैसिव वॉइस में, तो देखो किस प्रकार से होंगे। क्या करेंगे? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो उठ के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है इधर आकर, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। ओके, इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है जी। अब बताओ, हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं ना, तो पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर निकल के आता है। फिलहाल इंग्लिश के साथ इज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। इंग्लिश इज। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो देखो स्पीक का तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? स्पोकन हो जाएगा, ठीक है। स्पोकन हो जाएगा। अब देखो इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है ना, इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। और बाय क्या हो गया? बाय राम, ठीक है। यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है इधर आकर ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? प्रीपोजिशन का। अब आप समझो, ये जो इस सेंटेंस को आप देखो गौर से, इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? इज वर्ब है या इज वर्ब है, ठीक है ना। चलो, इज वर्ब है, स्पोकन भी वर्ब है, लेकिन फिलहाल आप इज पे फोकस करो, ठीक है। अच्छा बताओ, किसी भी सेंटेंस में वर्ब आता किसके लिए है? तो वर्ब आता है सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो इज आया है ना, ये किसके लिए आया है? इंग्लिश के लिए आया है। तो इंग्लिश क्या बन गया जी? सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है। तो बोलने का काम किसका है? राम का है। तो राम काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में देखो तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश को बोला जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। अब बताओ, इंग्लिश खुद काम कर रहा है का? इंग्लिश खुद बोल रहा है? आप कहो कि नहीं, इंग्लिश खुद बोल नहीं रहा है, इंग्लिश को कोई बोल रहा है, कोई मतलब को राम बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो क्या काम कर रहा है? तो नहीं, काम नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकला कि जो पैसिव वॉइस होता है ना, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता, इस पे काम होता है किसी के द्वारा, इसी पे काम किया जाता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है खुद अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है। गॉट माय पॉइंट? आप कहोगे हमें पूरी तरीका से डिफिनेशन समझ में आ गया कि पैसिव वॉइस क्या होता है। देखो ये भी वॉइस है, ये भी वॉइस है। एक वॉइस जो एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट काम को करेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे ही काम होता है। तो अब हमें लगता है कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअली जो डिफिनेशन क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट या तो काम करेगा या फिर सब्जेक्ट पे काम होगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे इसी पे काम हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इसी पे काम हो रहा है, ठीक है, राम के द्वारा। गॉट माय पॉइंट? चलो ठीक है, आप कहोगे हमें चीज़ें समझ में आ गई, आप आगे बढ़ जाओ। आइए जी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाहेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। ये जो हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम लोग वॉइस अभी पढ़ रहे हैं, बताओ ये किसके अंतर्गत आता है? ये वॉइस जो है किस टॉपिक के अंतर्गत आ रहा होता है? तो आप बोलोगे कि जो आपका वॉइस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो आप बोलो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। आप कहोगे कि हमें बातें समझ में नहीं आई, तो देखिए हम समझाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। हम ट्रांसफॉर्मेशन में आपको वॉइस पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ जाओ कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूपांतरण। अब रूपांतरण मतलब देखो यहाँ पे इसी में मीनिंग छुपा हुआ है। रूपांतरण मतलब होता है रूप का अंतर, तो केवल रूप का अंतर होगा, मीनिंग का अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेंटेंस को बदलते हैं हम लोग, तो केवल स्ट्रक्चर बदलता है, लेकिन उसके मीनिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसे तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आप बोलो कि थोड़ा सा मैं उदाहरण से समझा दो, तो लो हम समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए, सी इज रिच, ये क्या लिखा हुआ है? सी इज रिच, वह क्या है? अमीर है, ठीक है, वह अमीर है। अब बताओ, इसी बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको बदल के कैसे लिख सकते हैं? सी इज नॉट पुअर, ठीक है, वह गरीब नहीं है। अब देखो दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, सी इज रिच वह अमीर है, और सी इज नॉट पुअर वह गरीब नहीं है, तो गरीब नहीं है मतलब अमीर है। तो देखो यहाँ पे इसके चेहरा कुछ इस जैसा है, इसकी शक्ल देखो कुछ ऐसा है, तो सेंटेंस दोनों क्या है? दोनों का मीनिंग एक ही है, बस रूप में अंतर है कि यहाँ पे इसका रूप ऐसे है, यहाँ पे इसका रूप ऐसे है। तो ट्रांसफॉर्म हो गया, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसी को तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें मीनिंग नहीं बदला, यहाँ भी कह रहा है कि अमीर है, यहाँ भी अमीर है, देखो यहाँ पे
पे, सी इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है अर्थात अमीर है। तो क्या है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग मैच कर रहा है। बात आप आ रही है समझ में? आप बोलो कि आ रही है, एक और उदाहरण दे दो, हम समझ जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आओ ना उदाहरण हम लेते हैं, ठीक है। देखिए, राम इज एज गुड एज मोहन। अब ध्यान से देखोगे सर, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की जाएंगी आप लोग को। देखो लिखा हुआ है राम इज एज गुड एज मोहन, राम इतना अच्छा है जितना कि मोहन, मतलब दोनों बराबर है क्या चीज में, अच्छाई में, ठीक है। देखो राम इज एज गुड, राम इतना अच्छा है जितना कि मोहन, ठीक है, मतलब राम मोहन के बराबर में क्या है, अच्छा है, दोनों अच्छाई में बराबर है। इस बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जी, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मोहन इज नॉट बेटर, मोहन इज नॉट बेटर देन राम। आप देख लो सेम मीनिंग निकल रहा है, जो मीनिंग ए सेंटेंस का है वही मीनिंग बी सेंटेंस का है, केवल कहने का तरीका, स्ट्रक्चर बदल चुका है। आप वो लोग थोड़ा सा हमें बता दो। देखो राम इज एज गुड एज मोहन, राम इतना अच्छा जितना कि मोहन। यहाँ पे देखिए मोहन इज नॉट बेटर, मोहन ज्यादा अच्छा नहीं है, किससे, राम से, तो ज्यादा अच्छा नहीं तो फिर बराबर है, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस बराबर ही तो बोला है, ठीक है। तो हम लोग कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर में बराबर है तो नीचे में भी हम लोग को बराबर रखना होगा। तो मोहन इज नॉट बेटर, मोहन ज्यादा अच्छा नहीं है राम से, मतलब इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है जी, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। आप देखो केवल स्ट्रक्चर बदल रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और था, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और है। बता रही समझ में ना? तो इसी को तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब बात आई समझ में, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट वी डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल देते हैं लेकिन मीनिंग हूबहू रह जाता है, मीनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यू गॉट माई पॉइंट? आप बोलोगे हाँ बातें हमें क्लियर हो गई, अब आ जाओ वॉइस पे, ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे ना ट्रांसफॉर्मेशन में, ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरत थी, ठीक है। चलिए देखिए सर, तो सबसे पहले जब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे ना तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आप देख लो, ठीक है। वॉइस से अगर आपको पढ़नी है तो वॉइस में सबसे पहले आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वॉइस टेंस ही होता है, अलग नहीं है, ठीक है ना। ये जो वॉइस है टेंस ही तो है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंस आनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो ऑलरेडी टेंस भी क्लियर हो जाएगा इसी में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों पे आपको क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो और थोड़ा सा आप देखो भव की बात, और भव में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन कौन से भव का ख्याल रखना पड़ेगा? एक आपका ट्रांजिटिव भव होगा, ट्रांजिटिव भव, ठीक है। अब एक क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव भव, इंट्रांजिटिव भव। अब देखो आप समझ जाओ, ये जो चीजें हैं ना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो जिस भव के पास अपना ऑब्जेक्ट होगा वो भव कहला जाएगा ट्रांजिटिव, और जिस भव के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव। अरे बात समझ में ना? ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? तो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे मालूम करते हैं? व्हाट और हुम से मालूम करते हैं। ये चीज़ें आप लोग को सब बेसिक में बता दी गई हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करते हैं सेंटेंस में? हम लोग व्हाट और हुम से मालूम करते हैं, व्हाट और हुम से मालूम करते हैं। सब्जेक्ट मालूम है ना, कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए, अब आप मेरे बात को समझोगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप देखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक्टिव से पैसिव की ओर जाते हो या फिर आप पैसिव से एक्टिव की ओर आते हो तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी, आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। अब चलो हम बताते हैं आप लोग को क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है। देखिए, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में जाएं या पैसिव से एक्टिव में आए तो सबसे पहले नो चेंज, क्या जी? नो चेंज इन मीनिंग,
मीनिंग चेंज नहीं होगा। ये बात को आप जितना जल्दी समझ आइए बहुत बेहतर है। देखिए हम क्या बताए, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। और वॉइस भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव की ओर जाएं या पैसिव से एक्टिव की ओर आए, नो चेंज इन मीनिंग, तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। सेंटेंस जो ऊपर वाला का मीनिंग है वही नीचे वाला का मीनिंग रहेगा, जो नीचे वाला का मीनिंग है वही ऊपर वाला का मीनिंग रहेगा। गॉट माय पॉइंट, मतलब जो एक्टिव वॉइस का मीनिंग है वही पैसिव वॉइस का मीनिंग रह जाएगा, सेम मीनिंग रहेगा। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या हो जाएंगे जी, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन टेंस। ठीक है, टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब टेंस भी नहीं बदलेगा। जो टेंस रहेगा एक्टिव वॉइस का वही टेंस रहेगा पैसिव वॉइस का, टेंस नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर टेंस बदलोगे ना तो मीनिंग बदल जाएगा। हम लोग को मीनिंग सेम रखनी है ना, तो टेंस नहीं बदलेंगी। ठीक है जी, चलिए आगे आइए सर, हम बताते हैं आप लोग को। चेंज, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। स्ट्रक्चर तो बदलेगा ही, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। ठीक है जी, तो चेंज इन स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी आप जानते हो बात, ठीक है, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये चीजें बदलेंगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा। आप लिख लो ना सर, देखो ठीक है, सब्जेक्ट चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में। यू गॉट माय पॉइंट, आ रही बातें समझ में? अगर नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप बताइएगा कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए या फिर और चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हमें लगता है कि बहुत अच्छे से हम आप लोग को समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो एक बात और, इसी बात को थोड़ा सा हम रिकैप आप लोगों को करवा देते हैं कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा जी, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, बदल जाता है। सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। बात आ रही समझ में? आपको हो गया कि हमें चीज़ें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं सर। आइए अब हम लोग टॉपिक देने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए ये चीज बताना आवश्यक हम समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत बच्चे का रिएक्शन आता है कि बाई अगर होगा, बाई अगर सेंटेंस में लगा होगा तो फिर हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, बीइंग लगा रहेगा तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ना जाने कैसे कैसे बात करते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे आप लोग के बस एक तरीका छोटा सा बताने वाले हैं, जिसको अगर तरीका अप्लाई करेंगे ना तो आपको ऑलरेडी क्या मिल जाएगा, पैसिव वॉइस मिल जाएगा, उसमें दिक्कत आप लोग को नहीं होंगी। ठीक है ना, आइए ना हम समझते हैं कैसे। तो देखो बाबू, ये लिखा कैसे समझेंगे हम लोग, बी वर्ब, ये लिखा हुआ क्या, बी, ठीक है ना, बी वर्ब। यदि बी वर्ब के बाद क्रिया की यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म अगर आती है ना तो क्या बनाता है जी, वो बनाएगा आपका पैसिव वॉइस। इस बात को आप समझ जाओ, ठीक है। ये बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में। फिर से समझिए, बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद यदि वर्ब की तीसरी फॉर्म आती हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सा वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अगर बी वर्ब के बाद भी थ्री नहीं आता तो सब के सब एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कोई एक को पहचान लो। अगर एक को पहचान लोगे तो दूसरा ऑलरेडी आपको पहचान में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब कहें कि हमें बी वर्ब बता दो, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं जी बी वर्ब क्या क्या होता है, ठीक है। बी, आइए देखिए बी वर्ब, तो बी वर्ब में आप समझ जाओ कौन कौन से वर्ब आ जाएंगे, ये आप लोग को पढ़ना भी है। इज हो जाएगा जी, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है, बीइंग, और खुद क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका बी वर्ब। आपको ये माइंड में रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। आप समझो कि बी वर्ब के बाद यदि क्रिया के तीसरे रूप आती हैं तो कौन सा वो वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। आओ उदाहरण देकर मैं आप लोग को समझाता हूँ।
देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रिया इज बीइंग काइंड नाउ, ठीक है, प्रिया इज बीइंग काइंड नाउ, ठीक है। अब आप लोग इसमें क्या बतानी है, इसको आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आओ ना, हम लोग पहचानते हैं, हम लोग तो पढ़े हैं ना, ठीक है। अब देखिए समझिए सर, हम लोग को क्या पकड़ना है पैसिव वॉइस के लिए, बी वर्ब पकड़ना है। तो इसमें बी वर्ब दिए हैं, हाँ जी, देखो इज भी बी वर्ब है, बीइंग भी बी वर्ब है, मतलब एक सेंटेंस में कितने बी वर्ब आए हैं, 2 वर्ब आए हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला जो बी वर्ब है, अब देखो लास्ट वाला जो बी वर्ब है इसको आप देखोगे, ठीक है। बी लास्ट, अगर एक सेंटेंस में अगर 2 बी वर्ब आ जाता तो हम लोग लास्ट वाले पे फोकस करते हैं, तो लास्ट वाला हो गया। अब देखो लास्ट वाले बी वर्ब के बाद कहीं भी3 है। अब बोलो काइंड क्या है, तो काइंड आपका क्या है, काइंड आपका एडजेक्टिव है, क्या है जी, एडजेक्टिव है। तो बी वर्ब के बाद तो कहीं पे भी3 नहीं दिखा, तो एडजेक्टिव आ गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। अरे बात समझ में ना, तो इसके बाद आपका भी3 नहीं आया। अब बोलो तो ये कौन सी वॉइस हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा जी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पैसिव वॉइस तभी होगा जब बी वर्ब के बाद भी3 आएगा। अच्छा कोई कहें कि इसको कहने लिए, देखो हम बताते हैं, ये भी बी वर्ब है ना, अब इस बी वर्ब के बाद देखो भी3 है क्या, नहीं, ये तो भी4 है ना। अब लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाला ये बी वर्ब है ना, इसके बाद भी3 है, आप कहोगे नहीं है तो एडजेक्टिव है, मतलब इससे भी3 नहीं है, और पैसिव वॉइस बिना भी3 का नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। he has been beaten, ठीक है, ही हैज बीन बीट। अब देखो इस सेंटेंस को हम लोग मालूम करेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव। तो देखो इसमें कौन बी वर्ब है सर, बी वर्ब है क्या, हाँ जी यहाँ पे बी वर्ब है, ठीक है, ये आपका बी वर्ब है। इसके बाद बीटन क्या है, तो बीटन वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ये आपका बी वर्ब है, ठीक है, बी वर्ब हो गया। और बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर यदि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव होगा ना, तो क्या हो गया, पैसिव हो गया। अब बहुत लोगों को समस्या होंगी कि आप इसमें बाई वगैरह क्यों नहीं लिखे, भाई वो खास नहीं होता, वो बाई के बाद जो आप सब्जेक्ट लिखते हो ना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट को लिखते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता पैसिव वॉइस में। आप इंपॉर्टेंस ये होता है ना कि हो क्या रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ। तो देखो ही हैज बीन बीटेन, उससे पीटा गया है। अब पीटा किससे पीटा गया है, ही किसी को पीटा है, नहीं, ही नहीं पीटा है, ही पिटाया है। तो इस पे काम हुआ है, हमें आप लोग को तो बता भी किए थे कि जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता, उस पर काम होता है, तो इस पे काम हो रहा है क्योंकि यही पिटाया है, ठीक है ना। अब पीटने वाला ज़्यादा खास नहीं है, पिटाने वाला ज़्यादा खास है। पीटने वाला तो पीट के चला गया, ठीक है, तो इसलिए बाय नहीं लिखा हुआ है ना, तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करनी है, ये आपका पैसिव वॉइस है। देखो बी वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म है, आप समझ रहे हो ना बात को। चलो आप कहोगे थोड़ा सा और समझा दो हमें। सी इज बीइंग टॉट बाय हर टीचर, हर टीचर, ठीक है। देखिए समझिए बात को, इस सेंटेंस में आपको क्या देखनी है, हम लोगों को केवल बी वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म देखनी है। इसमें बी वर्ब है क्या, हाँ जी, आप कहोगे बीइंग तो है ना, तो बीइंग क्या है, बी वर्ब है। ये टॉट क्या होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है ना, ये आपका बी वर्ब है, ठीक है, बी वर्ब है। तो देखो बी वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो कौन सी वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस, ठीक है, क्या हो गया जी, पैसिव वॉइस। अब हमारी बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं। यदि बी वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म दी होती हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, उससे हम लोग पैसिव वॉइस पहचान लेते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बात आ रही है समझ में ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी समस्या तो आप बोलोगे, हमें लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को थोड़ी सी भी समस्या नहीं रही होंगी इसे समझने में, ठीक है जी। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि पैसिव वॉइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी भी चीज़ें हो सकती थी बेसिक में हमने आपके सामने रख दिया। आ रही बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर, आप समझोगे। देखो ठीक है, मैं आपको आप लोगों को एकदम अरेंज वे में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बात को समझिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। जितने भी हो सकती थी हमने भरपूर कोशिश की है इसमें अपने कंटेंट देने की, ठीक है। तो हमें आपसे अनुरोध है कि आप इसे इतना ही बेहतरीन ढंग से पढ़ोगे और लिखोगे। चलिए जी, आइए अब हम लोग आ जाएंगे वॉइस की बात करेंगे टाइप की। तो हम लोग तो जानते हैं ना, तो कॉमन सी बात है कि वॉइस जो होता है वो 2 प्रकार का हो रहा होता है। एक आपका एक्टिव वॉइस होता है
एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है जी। और सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका पैसिव वॉइस होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस समझ रहे हो ना, मतलब कर्तवाच्य होता है, ठीक है। अब देखो कर्तवाच्य होता है, आप हिंदी पे मत जाओगे सर, ठीक है, अभी हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य। ये दो प्रकार का एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अब देखो ये जो एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है इस पे फोकस होती हैं, मतलब इसमें प्रायोरिटी किसकी होती है, इसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है, मतलब इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, जबकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है। गॉट माय पॉइंट? आप कहोगे हमें बात समझ में आ रही है, आप थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, इसमें आपका फोकस ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, फोकस ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम लोग किस पे फोकस बना के रखते हैं, सब्जेक्ट पे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में आपका फोकस किस पे होती है जी, यहां से फोकस उठ के यहां आ जाएगा, मतलब फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोकस किस पे आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट पे आ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में प्रधान कौन होता है, ज्यादा महत्व किसकी होती हैं, ऑब्जेक्ट के, और एक्टिव वॉइस में ज्यादा महत्व किसकी होती हैं, सब्जेक्ट की। बता दी समझ में? आप कहोगे इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं हमें समझ में आएंगी, चलिए ठीक है। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज पे, और हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब स्टार्ट कर लेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव से पैसिव की ओर चले जाएंगे, ठीक है ना, और इसको टेंस वाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते चले जाओ, ठीक है जी। चलिए सर देखिए, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ाया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो डिक्लेरेटिव से ही निकला होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो चलिए, चूंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं हो, इसलिए हम एक अरेंज वे में आपको ले चलेंगे, स्ट्रक्चर वे में बात करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिखानी है, ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या देखेंगे, एक्टिव वॉइस देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखने वाले हैं जी, एक्टिव वॉइस देखने वाले हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस देखने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस मतलब क्या, जो टेंस वाली स्ट्रक्चर होती थी अफर्मेटिव सेंटेंस की, आप यहाँ पे टेंस भी आप पढ़ते चले जाओगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जिनको टेंस भी नहीं आता है ना, आप यहाँ पे कर लोगे, हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, हम लोग पढ़ते तो थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की पांचवी फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और कुछ वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका पैसिव स्ट्रक्चर आप देखोगे, एक बार आप समझ जाओ, तब हम अगर चाहेंगे तो फिर आपको शॉर्ट में चीज़ें बताते चले जाएंगे, लेकिन पहली बार आप समझोगे इन चीज़ों को डिटेल्स रूप में, ठीक है। देखो अब समझिएगा, हम जो कर रहे हैं ना, आपको समझनी होंगी यहाँ पे ना, तो चीज़ें समझ में नहीं भी आ सकती हैं। देखिए करना क्या है सर, अब हम लोग जब एक्टिव से पैसिव की ओर आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट होता है, अब एक बात आप ध्यान में रखोगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस में आप फिर किसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, ये बात हमने वीडियो के दौरान बताया है कि आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आनी ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो, यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड में अगर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग उठा के यहाँ क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। आप समझेंगे बात को, यहाँ एक्टिव वॉइस वाले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या हो जाएंगी, दूसरी बातें हो जाएंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो पैसिव वॉइस वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं ना तो डू डज आते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपना जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इज, एम, आर लगाते हैं। ठीक है जी, जब हम लोग बनाते हैं तो अब यहाँ वाली सब्जेक्ट को यहाँ वाली ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लिए, उसके बाद इज, एम, आर लिख लिए। ठीक है, अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि जब हम लोग पैसिव किसी भी टेंस का बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म होंगी ना, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है ना, ये वाले वर्ब का वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, चलिए बात यहाँ पे आ जाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी वर्ड यहाँ पे आएंगे अदर वर्ड में तो यहाँ लिख लेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे अगर नहीं आएंगे तो। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, बाय लिखते हैं, और बाय के बाद क्या लिखेंगे, बाय के बाद यहाँ जो देखो सब्जेक्ट है ना, ये वाली जो सब्जेक्ट है इधर आकर बाय का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बाय है क्या, वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये वाली जो सब्जेक्ट है ना यहाँ क्या बन जाएगा सर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, सब्जेक्ट, देखो कैसे लिखेंगे जी, सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के हम लोग लिखते हैं पैसिव वॉइस में। फिर से आप समझो, देखिए एक्टिव वॉइस वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसके बाद टेंस के अनुसार ही हमारे यहाँ लगा देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, आफ्टर डेट अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे, बाय इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट साबित कर सके, बाय प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको उठा के यहाँ क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यहाँ रख देते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। बात आ रही समझ में, थोड़ा सा आप देखो। ठीक है, इन बातों को चीजें समझ में आ जाएंगी, सॉरी। ठीक है, चीजें समझ में आप लोग को आ रही होंगी इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा देखिए सर, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप हमें उदाहरण दो, हम समझ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, देखिए इधर अगर आपका सब्जेक्ट होगा, इधर यदि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इधर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई है तो आई सब्जेक्टिव केस में है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मतलब मी आई में बदलेगा, वाई मी में बदलेगा जी। ठीक है, वी के क्या हो जाएगा सर, अस हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। ठीक है, दे का क्या होता है, दे सब्जेक्ट होगा, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम हो जाएगा जी। ठीक है, सी हो जाएगा, सी सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ह, ही सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है जी, यदि कोई नेम आएगा ना, कोई नेम, तो नेम का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, जैसे राम है, ठीक है ना, राम है तो राम का राम हो जाएगा, मतलब नाउन जो होता है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो रहा होता है। कोई दिक्कत है जी, आप कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ईट सब्जेक्ट, अब ईट ठीक है रह जाएगा, ऑब्जेक्ट रह जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें पैसिव वॉइस में यूज होते हुए दिखेंगे। सब प्रोनाउन है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे चलेंगी, यू का यू आप कर दोगे, बी का अस कर दोगे, अस का बी कर दोगे। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, आप कहोगे हमें आ रही हैं चीज़ें समझ में। चलिए यहाँ पे हम लोग थे ना, अब देखो एक उदाहरण के जरिए मैं आप लोग को समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है ना, देखिए उदाहरण ले लीजिए, इसका उदाहरण लेना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या लिखा, एक्टिव वॉइस में लिखा सी प्लेज क्रिकेट। अब देखो वह क्रिकेट खेलती है, ठीक है जी, वह क्रिकेट खेलती है। अब टाइम आ गया है क्या करने की, पीवी में चेंज करने की। पीवी मतलब पैसिव वॉइस, अब ध्यान दोगे पैसिव वॉइस। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आइए ना, हमारे पास तरीका है हम लोग के पास। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं। देखो सी प्लेज क्रिकेट, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, कि अगर वॉइस
आपको एक्टिव से पैसिव पढ़नी है तो टेंस आनी चाहिए। तो देखो सी प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब की पांचवी फॉर्म, ठीक है ना। देखो सब्जेक्ट और वर्ब की पांचवी फॉर्म, ठीक है। तो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बताओ ये इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करते हैं? व्हाट और हुम से। तो पहले पूछो सी प्लेज, वह खेलती है, बोलो व्हाट, क्या खेलती है? क्रिकेट। आंसर मिल गया ना। यदि व्हाट से आंसर क्वेश्चन करने पे आंसर मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट मिलेगा हम लोग को। तो क्रिकेट क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसका पैसिव वॉइस डिफिनेटली बनेगा, ठीक है ना। तो बनाइए ना। तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इधर आके सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखाएगा जी? क्रिकेट। अब क्रिकेट का क्रिकेट क्यों लिख दिए? क्योंकि क्रिकेट नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्ट भी सेम, सब्जेक्ट भी सेम। कोई दिक्कत? आप बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने क्या बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पैसिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इजेमार। तो तीन में से क्रिकेट के साथ क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या लिखनी थी? वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म ना, ये जो प्लेज है इसका V3 लिखेंगे तो क्या लिखाएगा सर? इसका लिखाएगा फ्लेड लिखाएगा, ठीक है। तो क्रिकेट इज फ्लेड। आगे देखो, ठीक है। अब क्या लिखनी है? यहां तक हो गई ना। अब देखो कहाँ सी क्रिकेट कहाँ खेलती है, कब खेलती है, नहीं दिया हुआ है ना, तो अदर वर्ड नहीं दिया हुआ है, स्किप कर दो, छोड़ दो, टेंशन क्यों लेनी है। अब लिखो बाई, बाई, बाई लिख दिए ना। और बाई के बाद क्या करना था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना था। किसका सब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस वाली। तो देखो इसमें सी है ना, सी है क्या? सब्जेक्ट। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमने आपको बता रखा है कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। आप देखो यहाँ पे हमने बताया था कि सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है ना। तो देखिए इधर सी सब्जेक्ट है, इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। और हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं? बी वर्ब के बाद V3 होनी चाहिए। देखिए बी वर्ब और V3 है ना पैसिव वॉइस। आप कहोगे है, चीजें सब सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए ना, मीनिंग नहीं बदला है। सी प्लेज क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेलती है। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है, किसके द्वारा? उसके द्वारा। अब यहाँ भी खेला जा रहा है सी के द्वारा। सी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई है, ठीक है ना। तो मीनिंग भी नहीं बदला, ठीक है, और टेंस भी नहीं बदला। देखो यहाँ सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है। देखो ये V5 है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V5। आप कहोगे ये V3 नहीं है, तो ये इसी का बदला हुआ फॉर्म है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे टेंस पहचानने में, ठीक है ना। ये तो प्ले का बदला हुआ रूप प्लेड हो गया, तो हम लोग यहाँ तक रहेंगे V5 और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मीनिंग नहीं बदला, केवल स्ट्रक्चर बदल गया। देखो स्ट्रक्चर यहाँ कुछ ऐसा था, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सब चीजें प्रूफ होती जा रही है ना। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। तो ऐसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद की जो चीजें होंगी हम आप लोग को कंटिन्यू करते रहेंगे, पूरा पैसिव वॉइस हम लोग यहाँ पढ़ लेने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि आप लोग इसे देखिएगा, ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है जी, हमें अच्छा लगेगा।